हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉफी। पार्ट 1 ये इस सीरीज की चौथी स्टोरी है। अब तक मैंने अपने चैनल पर इसके 3 पार्ट्स का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी डाल दिया है। इस चौथे पार्ट की स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं बीते हुए 3 पार्ट्स का एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन आप सभी को देना चाहूंगा, ताकि अगर मेरे चैनल पर कोई नया सब्सक्राइबर आया हो और उसने मेरे पुराने 3 वीडियोस नहीं देखे हो तो इसे सुनकर उसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो सारी कहानी शुरू होती है एरिज़ोना राज्य के फीनिक्स शहर पे, जहाँ रहती है इस कहानी की लीड हीरोइन, जिसका नाम है बेला स्वान। वो वहाँ अपनी माँ के साथ रहती है, लेकिन उसकी माँ ने नई शादी करी होती है और उसके पति का नाम होता है फिल। फिल एक्चुअली एक बेसबॉल प्लेयर होता है और इसी वजह से उसे शहर में बार बार आना जाना पड़ता रहता है। बेला को ये बात पसंद नहीं आती और उसकी स्टडीज भी काफी डिस्टर्ब हो रही होती है, इसलिए वो ये डिसाइड करती है कि वो अपने पुराने पिता चार्ली के पास रहने चली जाएगी। चार्ली, जो कि वॉशिंगटन डीसी के फोक्स शहर में रहते हैं, वो एक्चुअली एक चीफ ऑफ पुलिस हैं। जब बेला अपने पुराने पिता के पास रहने जाती है तो उसके पिता काफी खुश होते हैं और वो उसे गिफ्ट में एक कार देते हैं। जब बेला फोक्स राज्य में एक नई स्कूल में एडमिशन लेती है तो हमें पता चलता है कि अभी तक आधा सेमेस्टर खत्म हो चुका होता है। वहाँ उसके काफी नए दोस्त भी बनते हैं, माइक, एंजेलिका, एरिक, टाइलर, और साथ ही हमें पता चलता है कि वहाँ पर एक कलिन फैमिली भी है। कलिन फैमिली जो कि एक वैम्पायर फैमिली है। इस बात का पता एक्चुअली बेला को नहीं होता जब तक कि वो एडवर्ड से नहीं मिलती। एक बार वो अपनी पार्किंग में खड़ी होती है और एक कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो बेला पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एडवर्ड आ जाता है और वो बेला की जान बचा लेता है। बेला काफी शॉक होती है क्योंकि एडवर्ड उससे काफी दूर खड़ा होता है और साथ ही वो पलक झपकती वहाँ पर कैसे आया, इन सभी बातों को रात भर सोचती रहती है और इंटरनेट पर काफी रिसर्च करती है। इसके बाद उसे पता चलता है कि वो एक वैम्पायर है। उन दोनों के बीच में एक लव स्टोरी क्रिएट हो जाती है। एक दिन एडवर्ड आकर बेला से कहता है कि आज मेरी फैमिली आउटिंग पर जा रही है बेसबॉल खेलने के लिए, क्या तुम आना चाहोगी? तो बेला हाँ कर देती है और वो एडवर्ड के साथ में उसकी फैमिली के साथ में एक बेसबॉल मैच खेलने के लिए पहुंचती है एक आउटर एरिया पे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर 3 बुरे वैम्पायर्स आ जाते हैं, जिनका नाम होता है जेम्स, लोरेंट और विक्टोरिया। वो तीनों भी आकर कलिन फैमिली से बेसबॉल खेलने की बात करते हैं, लेकिन वहाँ पर कार्लाइल कहते हैं कि हमारे कुछ प्लेयर्स घर की ओर जा रहे हैं, आप चाहें तो उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन तभी एक जोर की हवा चलती है और बेला की खुशबू उन बुरे वैम्पायर्स में से एक यानी कि जेम्स को आ जाती है और जेम्स उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एडवर्ड उसे वहीं रोक देता है और कहता है कि ये लड़की हमारे साथ है। तो वो कहते हैं कि तुम इंसानों के साथ कैसे रह सकते हो? वहाँ पर एडवर्ड और कार्लाइल की पूरी फैमिली कहती है ये लड़की हमारे साथ है और हम इसे कुछ भी नहीं होने देंगे, इसमें बेहतर ये होगा कि तुम यहाँ से अपनी जान बचाकर चले जाओ। उस वक्त वो तीनों बुरे वैम्पायर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जेम्स को ये सब कुछ बहुत अजीब लगता है और वो ये डिसाइड करता है कि वो बेला को मार देगा। वो काफी सारे हथकंडे अपनाता है बेला को मारने के लिए, लेकिन एडवर्ड बीच में आ जाता है और जेम्स की जान ले लेता है। ये पूरी स्टोरी यहाँ पर खत्म होती है। हम देखते हैं कि जेम्स की मौत की वजह से विक्टोरिया काफी गुस्सा होती है। इस स्टोरी के दूसरे पार्ट में हमें ये पता चलता है कि एक दिन बेला का बर्थडे होता है और एलिस उसे अपने घर पर इनवाइट करती है। शाम को जब बेला तैयार होकर कलिन फैमिली के घर पर आती है तो एलिस उसे गिफ्ट में एक रिंग देती है। जब बेला उस गिफ्ट को ओपन कर रही होती है तो उसका हाथ कट जाता है और कुछ बूंदे जमीन पर उसके खून की गिर जाती हैं। जैस्पर, जो कि वहाँ पास में खड़ा होता है, उस खून की खुशबू को पाकर वो बेकाबू हो जाता है और वो बेला पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन एडवर्ड उसे आकर रोक देता है। इन सब की वजह से वहाँ का माहौल खराब हो जाता है। एडवर्ड बेला को उसके घर छोड़कर आता है और अगले दिन हम देखते हैं कि एडवर्ड आकर बेला से कहता है कि अब हम यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि अब तक 10 साल बीत चुके हैं और कार्लाइल की एज अभी तक नहीं बढ़ी है और अब तो लोगों को शक भी होने लगा है, इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा। और पूरी कार्लाइल फैमिली फोक्स राज्य से कहीं और चली जाती है। उसके जाने की वजह से बेला काफी टूट सी जाती है। तब वो जेकब से मिलती है। जेकब उसे सहारा देता है, उसका एक नया दोस्त बनता है और बेला को जीने का एक नया नजरिया मिलता है, लेकिन फिर भी वो अपनी यादों से एडवर्ड को भुला नहीं पाती और वो मरने की ट्राई करती है। वो एक पहाड़ी पे जाती है और वहाँ से कूद जाती है। एलिस, जिसमें फ्यूचर देखने की एक शक्ति होती है, वो अपने विजन में बेला को देखती है कि वो पहाड़ी से कूद गई है और अपनी जान देना चाहती है, इसलिए वो एडवर्ड को ये बताती है कि अब बेला मर चुकी है और एडवर्ड इस बात को जानकर एकदम टूट सा जाता है
और वो ये ठान लेता है अब अगर बेला मर चुकी है तो मेरे जीने का भी कोई फायदा नहीं है। मैं वॉल्टरी के पास में जाऊंगा और उन्हें कहूंगा कि मुझे जान से मार दो। अब यहाँ पर एक चीज जानने वाली यह है कि कोई भी वैम्पायर खुद की मर्जी से खुद को नहीं मार सकता। उसे या तो वॉल्टरी के पास जाना पड़ेगा मरने के लिए, और या फिर अपनी सच्चाई को उजागर करना पड़ेगा लोगों के सामने, ताकि वॉल्टरी खुद गुस्से में आकर उसे मार दे। सेम ऐसा ही होता है जब एडवर्ड वॉल्टरी के पास में जाता है तो वॉल्टरी कहता है कि तुम काफी होनहार हो, तुम बिना रीजन के मरना क्यों चाहते हो, क्योंकि एडवर्ड ने वॉल्टरी को नहीं बताया था कि वो बेला से प्यार करता है और बेला मर चुकी है। लेकिन दूसरे ही पल हमें पता चलता है कि जब बेला पानी में कूदी थी तो वहाँ से जेकब ने उसे बचा लिया था। वो उसे घर पर लेकर आता है। जब जेकब बेला को घर पर लेकर आता है तो एलिस उसे घर पर ही मिलती है, और एलिस जब बेला को देखती है तो वो काफी शॉक हो जाती है और वो ये कहती है कि आखिर तुम जिंदा कैसे हो, क्योंकि मैंने तो अपने विजन में देखा था कि तुम पहाड़ी से कूद चुकी हो और तुम मरना चाहती हो, लेकिन अगर तुम यहाँ पर जिंदा हो तो दूसरी तरफ एडवर्ड को प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मैंने एडवर्ड से ये कहा था कि बेला ने खुदकुशी करने की कोशिश करी है, और ये बात अब एडवर्ड को पता नहीं कि तुम जिंदा हो। तो बेला ये डिसाइड करती है कि वो एलिस के साथ में स्पेन जाएगी जहाँ पर एडवर्ड है। वो जाकर स्पेन में एडवर्ड को बचाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिना रीजन के वॉल्टरी साम्राज्य किसी भी वैम्पायर को नहीं मारता, इसलिए एडवर्ड ये डिसाइड करता है कि वो सैम मालकुस त्योहार जिस दिन सभी लोग पूरे शहर में होंगे, वो ठीक 12 बजे धूप में बाहर निकलेगा और सभी लोगों को अपनी सच्चाई बता देगा। वैम्पायर्स में खास बात होती है कि जब भी वो धूप में आते हैं तो उनकी बॉडी शाइन करने लगती है, क्योंकि आम लोग शाइन नहीं करते, और जो शाइन करते हैं इसका मतलब वैम्पायर होते हैं, और लोग ये देखकर काफी हैरान हो जाएंगे और उन्हें वैम्पायर्स की सच्चाई का पता चल जाएगा। इसलिए एडवर्ड ये डिसाइड करता है कि सैम मालकुस त्योहार पर 12 बजे वो धूप में निकलेगा और सभी को अपनी सच्चाई बता देगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेला और एलिस कार में वहां पहुंच जाती है और एडवर्ड को बचा लेती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर वॉल्टरी साम्राज्य में से एक एम्प्लॉय जिसका नाम है जेन वहां पहुंचती है और उन्हें कहती है कि अंदर एरो यानी कि उस वॉल्टरी साम्राज्य का टॉप हेड वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जब वो अंदर जाते हैं तो वॉल्टरी में से जो एरो जो उनका हेड है वो आकर बेला से मिलता है और कहता है कि तुम तो एक इंसान हो और तुमने वैम्पायर से प्यार किया है, इसलिए हमें तुम्हें मारना ही पड़ेगा। लेकिन उसी बीच एलिस आती है और उन्हें बताती है कि बेला खुद की मर्जी से एक वैम्पायर बनना चाहती है। हम इसे वैम्पायर जरूर बना देंगे, आप इसे मत मारिए। और हमने कोई नियम भी नहीं तोड़ा है, यानी कि अब एडवर्ड भी नहीं मरना चाहता। ये सुनकर एरो कहता है कि जितना जल्दी हो सके इसे एक वैम्पायर बना दो। ये सुनकर एडवर्ड बेला को वहाँ से ले जाता है। वो सभी वापस से फोक्स राज्य में आते हैं। अब यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट है। जब वो फोक्स राज्य में आते हैं तो वहाँ उन्हें जेकब मिलता है और जेकब एडवर्ड से कहता है कि तुम अपना समझौता नहीं तोड़ सकते। तो बेला पूछती है कि तुम किस समझौते की बात कर रहे हो। अब यहाँ पर जेकब बेला को बताता है कि ये काफी साल पुरानी बात है, जब वैम्पायर्स हमारे इलाके में आकर काफी जानवरों का शिकार कर रहे थे। तब हमारे परदादाओं ने उन वैम्पायर्स को पकड़ा और उन्हें जान से मारने वाले थे। तब उन वैम्पायर्स ने कहा कि हम लोग इंसानों को नहीं मारते, हम उनका खून नहीं पीते और हम किसी के लिए भी नुकसानदायक नहीं है। अगर आप हमें छोड़ दें तो हम ये वादा करेंगे कि हम आज के बाद आपके इलाके में नहीं आएंगे। और उनके बीच में एक समझौता होता है कि ना तो आप हमारे इलाके में आएंगे और ना ही हम आपके इलाके में आएंगे। साथ ही एक बात और, अगर किसी भी तुम्हारी फैमिली के वैम्पायर ने किसी भी इंसान को काटा या उसका खून पिया या उसे जान से मारा तो हमारी फैमिली बेकाबू हो जाएगी और उसे तुम्हें मारने पर मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन बेला वहाँ पर जेकब को कहती है कि ये करना जरूरी है, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो पूरी कार्लाइल फैमिली प्रॉब्लम में आ जाएगी। यहाँ पर ये दूसरी कहानी भी खत्म होती है। इसके तीसरे पार्ट में हमें ये पता चलता है कि विक्टोरिया, जो कि पार्ट 1 में अपने प्रेमी जेम्स की मौत पर काफी गुस्सा होती है, वो उस गुस्से में आकर उसी शहर के एक लड़के जिसका नाम होता है राइली बियर्स, उसे काट लेती है और उसे एक वैम्पायर बना देती है। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी न्यू बॉर्न वैम्पायर्स होते हैं उनमें इंसानी खून भी होता है और साथ ही वैम्पायर वेनम यानी कि पिशाचों का जहर भी होता है। इस वजह से वो काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। इस बात का पता जब कार्लाइल फैमिली को चलता है कि विक्टोरिया गुस्से में आकर बेला को मारना चाहती है, तो वो सभी ये डिसाइड करते हैं कि अब हम उन न्यू बॉर्न वैम्पायर्स के खिलाफ एक टीम तैयार करेंगे। हम कुछ ज्यादा ट्रेनिंग लेंगे और उन सभी को जान से
मार देंगे। हम देखते हैं कि वहाँ पर जेकब ये सारी बातें सुन लेता है और वो कार्लाइल फैमिली को कहता है कि बेला को बचाने में मैं भी आपकी हेल्प करूंगा। और हम देखते हैं कि एक बड़े से मैदान में भेड़िए और वैम्पायर्स काफी अच्छी ट्रेनिंग करते हैं। जैस्पर जो कि एक पुराना सैनिक था, वो उन सभी को न्यू बॉर्न वैम्पायर से कैसे लड़ा जाए उसकी ट्रेनिंग देता है। एक वक्त आता है जब न्यू बॉर्न वैम्पायर्स उन सभी के सामने आ जाते हैं और कार्लाइल फैमिली उनसे लड़ने के लिए तैयार होती है। उन दोनों के बीच में एक काफी घमासान युद्ध होता है और उस युद्ध में जीत होती है कार्लाइल फैमिली की। साथ ही हमें ये पता चलता है कि वहाँ पर वॉल्टरी फैमिली आ जाती है और वो एडवर्ड और जेकब और साथ ही भेड़ियों का सच जान जाते हैं। और साथ ही उन्हें ये पता चलता है कि एरो जो कि वॉल्टरी ग्रुप का टॉप हेड है, उन्होंने उसे काम दिया था कि तुम्हें इस लड़की को जितना जल्दी हो सके वैम्पायर बनाना है, लेकिन अभी तक तुमने इसे वैम्पायर नहीं बनाया है। तब कार्लाइल कहते हैं कि डेट फिक्स हो चुकी है और वो है 13 अगस्त। हम इस लड़की को तब वैम्पायर बना देंगे। ये बात सुनकर वहाँ से वॉल्टरी फैमिली के लोग तो चले जाते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारी नजर तुम पर जरूर रहेगी। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। जैसा कि अभी तक हमने देखा कि इसके लास्ट पार्ट में बेला को वैम्पायर बनाने की डेट फिक्स हो चुकी होती है। उस डेट को मुकम्मल करने के लिए, उस काम को अंजाम देने के लिए बेला और एडवर्ड ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों शादी करेंगे और शादी के बाद में वो हनीमून पर जाएंगे और उसके बाद में एडवर्ड बेला को एक वैम्पायर बना देगा। इन सभी बातों के चलते शादी की तैयारियों में एलिस और पूरी कलिन फैमिली लग जाती है। वो अपने घर को पूरी तरीके से सजाने लगती है और 13 अगस्त 2011 का एक शादी का कार्ड अपने सभी रिलेटिव्स में पहुंचा देती है। ये कार्ड उसके पिता चार्ली, उसके दोस्त जेकब, उसकी माँ रैनी सभी को पहुंचता है। शादी के एक दिन पहले यानी कि 12 अगस्त को एडवर्ड बेला के पास में आता है और उसे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें एक पिशाच बना दूं। पिशाचों की जिंदगी बहुत ही बुरी होती है क्योंकि उन्हें जीने के लिए दूसरों को मारना पड़ता है, उनका खून पीना पड़ता है। वो अपना एक पुराना फ्लैशबैक बताता है कि जब मैं एक वैम्पायर बना था, जब मुझे कार्लाइल ने वैम्पायर बनाया था, तब मैं काफी दिनों तक उनसे बात नहीं करता था, मैं उनसे मिलकर भी नहीं रहता था और एक बिल्कुल खुले वैम्पायर की तरह लोगों पर हमला करता था और उनका खून पी जाता था। लेकिन तभी बेला ये कहती है कि तुमने उन लोगों को मारा जो अपराधी थे, तुमने उन लोगों को खत्म किया जो दूसरे लोगों का नुकसान चाहते थे, तुमने कई लोगों को मारा लेकिन उससे कई ज्यादा लोगों की जान भी बचाई है। जिस तरीके से तुम अपने आप पर काबू रखते हो, मैं भी अपने आप पर काबू रख पाऊंगी, इसलिए तुम मेरी टेंशन मत लो। और अब आता है यहाँ से अगला दिन, जब होने वाली होती है बेला की शादी। वो मेकअप करती है लेकिन तभी वहाँ पर उसके मम्मी पापा आते हैं। वो देखते हैं कि कार्लाइल के घर पर काफी सारी ग्रेजुएशन कैप होती है, तो उसकी माँ सोचती है कि शायद वो इनका कलेक्शन करते होंगे। लेकिन क्योंकि चार्ली एक पुलिस वाला होता है तो उसे यहाँ पर शक होता है कि इतनी सारी ग्रेजुएशन कैप्स किसी के घर में कैसे हो सकती है। लेकिन वो इन बातों पर ज्यादा गौर नहीं फरमाते और वो चले जाते हैं अपनी बेटी बेला से मिलने के लिए। वो दोनों बेला को आकर उनका पुश्तैनी हेयर पिन देते हैं। बेला उसे लगाकर काफी सुंदर दिख रही होती है और वो नीचे जाती है। अब हम देखते हैं कि बेला काफी डरी हुई होती है सभी लोगों को अपने सामने पाकर। सभी लोगों की नजरें बेला पर होती है और वो काफी घबराने लगती है। लेकिन जब वो एडवर्ड को देखती है तो उसका सारा डर एकदम से गायब सा हो जाता है। वो अपने पिता के साथ वहाँ पहुँचती है और उसके पिता यानी कि चार्ली अपनी बेटी बेला का हाथ एडवर्ड के हाथ में दे देते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ उन दोनों की शादी होती है। रात को एक बहुत ही अच्छा म्यूजिकल प्रोग्राम होता है और उस पार्टी में सभी एक एक करके कुछ अपनी पुरानी बातें बेला और एडवर्ड के साथ में शेयर करते हैं। तब हम देखते हैं कि एडवर्ड बेला के पास आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, और वो बेला को साइड में लेकर जाता है और उसे जेकब से मिलवाता है। जेकब भी एक्चुअली बेला से काफी प्यार करता था, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पाती क्योंकि बेला एक्चुअली में एडवर्ड से प्यार करती थी। उस रात बेला जेकब से मिलकर काफी खुश होती है और जेकब कहता है कि चलो कम से कम तुम्हारी आखिरी रात यानी कि पिशाच बनने से एक दिन पहले की रात मैं कम से कम तुमसे मिल तो लिया एक इंसानी रूप में। तब बेला कहती है कि मैं अभी वैम्पायर नहीं बन रही, मैंने और एडवर्ड ने डिसाइड किया है कि हम पहले हनीमून पर जाएंगे और उसके बाद ही मैं एक वैम्पायर बनूंगी। तो जेकब इस पर काफी गुस्सा हो जाता है और वो ये कहता है कि तुम एक ह्यूमन हो और वो एक वैम्पायर, अगर तुम ह्यूमन फॉर्म में एक वैम्पायर के साथ फिजिकल होगी तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। तभी वो गुस्सा होता है, लेकिन उस वक्त वहाँ पर एडवर्ड आ जाता है और उन दोनों के बीच में झगड़ा होने वाला होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जेकब के बाकी फ्रेंड्स भी आ जाते हैं और वो जेकब को रोक लेते हैं और वो कहते हैं कि ये बेला का डिसीजन है, चाहे वो उसके साथ जाए या नहीं जाए, या उसको जब भी हनीमून मनाना हो तुम इसमें इंटरफेयर नहीं करोगे। और वो जेकब को लेकर वहाँ से चले जाते हैं।
बेला और एडवर्ड वापस उस पार्टी में आते हैं और उस पार्टी को काफी एंजॉय करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनकी विदाई का टाइम आता है। उसके पापा काफी रो रहे होते हैं। एडवर्ड और बेला वहाँ से कार में आगे चले जाते हैं। तब हम देखते हैं वहाँ से एडवर्ड बेला को अपने हनीमून के लिए रियो डी जेनेरियो लेके जाता है। वहाँ पर वो कुछ दिन रुकते हैं, काफी एंजॉय भी करते हैं। लेकिन तब बेला कहती है कि हम यहाँ पर ज्यादा क्यों नहीं रुक रहे हैं। तब एडवर्ड कहता है कि कार्लाइल ने हमारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट किया है, और वो एक यार्ड में बैठकर एक दूर किसी शांत आइलैंड पर जाते हैं। वो आइलैंड काफी बड़ा भी होता है और वहाँ पर एक रिजॉर्ट होता है जो कि काफी रॉयल होता है। उस रिजॉर्ट में बेला और एडवर्ड अपनी फर्स्ट नाइट एंजॉय करते हैं, इंटीमेट होते हैं, और अगले दिन हम देखते हैं कि वो यहाँ वहाँ काफी घूम भी रहे होते हैं। वो अब एक बेस्ट क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, चेस खेलते हैं, झरनों में नहाने के लिए जाते हैं, उस पूरे आइलैंड को एक्सप्लोर करते हैं, और उन्हें वहाँ पर रहते रहते 14 दिन बीत चुके होते हैं। तभी बेला को ये पता चलता है कि उसके पीरियड्स मिस हो रहे हैं। तब उसे ये पता चलता है कि वो एक्चुअली प्रेग्नेंट हो चुकी है, और ये बात का पता जब एडवर्ड को लगता है तो एडवर्ड शॉक हो जाता है, क्योंकि सिर्फ 14 दिन में प्रेग्नेंट हो जाना कोई आम बात नहीं होती। एडवर्ड कार्लाइल को फोन लगाता है और उससे कहता है कि बेला प्रेग्नेंट हो चुकी है, हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो कार्लाइल कहता है कि जितना जल्दी हो सके तुम उसे यहाँ पर ले आओ, और जितना जल्दी हो सकेगा हम उस बच्चे को अबॉर्ट कर देंगे। वहाँ से एडवर्ड बेला को लेकर निकलता है और वो वहाँ से फोक्स राज्य पहुँचते हैं। जब वो फोक्स पहुँचते हैं तो बेला की हालत काफी खराब हो चुकी होती है। हम देखते हैं कि बेला काफी अंडरवेट हो चुकी होती है, उसके गाल पिचक जाते हैं, उसकी आंखों पर झुर्रियां पड़ जाती है, और हाथ पैरों में ऐसा लगता है कि जैसे मांस खत्म सा हो गया है। उसका शरीर पूरी तरीके से एकदम ढीला सा पड़ चुका होता है। इस बात का पता जेकब को भी लग जाता है, और जेकब उससे मिलने के लिए कार्लाइल के घर पर जाता है। जब वो पहली बार बेला को शादी के बाद देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, और वो एडवर्ड से लड़ने लगता है, और वो कहता है कि ये सारा किया धरा तुम्हारा ही है। अगर तुम इसे पहले वैम्पायर बना देते और उसके बाद में अगर हनीमून मनाते तो शायद ये बेला का हाल नहीं होता। आज बेला को इतना दर्द हो रहा है जिसके सारे जिम्मेदार तुम हो। तब एडवर्ड आकर उसे कहता है कि क्या तुम मेरा एक काम करोगे? मैं जानता हूँ कि मैंने गलती करी है, मैं जानता हूँ कि मुझसे पाप हुआ है, लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि बेला ये बच्चा गिरा दे। तब जेकब कहता है कि मैं इसमें तुम्हारा कुछ साथ नहीं दे सकता। तो एडवर्ड जेकब से कहता है कि अगर ये बच्चा बेला के पेट में रहेगा तो उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आएगी, और हमें नहीं पता कि ये बच्चा बड़ा होकर कैसा बनेगा और वो क्या अपनी प्यास पर काबू रख पाएगा भी या नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जेकब तुम बेला के पास जाओ और उसे समझाओ और उसे कहो कि तुम ये बच्चा अबॉर्ट कर दो। अगर बेला मान जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर बेला को कुछ हो जाता है, अगर वो मर जाती है, तो जेकब तुम्हें मुझे भी जान से मार देना होगा। ये बात सुनकर जेकब बेला के पास जाता है और उसे समझाता है कि इस बच्चे को जन्म देना तुम्हारे लिए सही नहीं रहेगा। लेकिन बेला काफी गुस्सा हो जाती है और जेकब से कहती है कि तुम मेरे बीच में मत आओ, मैं इस बच्चे को जन्म जरूर दूंगी। इस बात पर गुस्सा होकर वो वहाँ से चला जाता है, और वो काफी दुख में होता है, इसलिए वो जोर जोर से भेड़िया बनकर रोर करने लगता है, दहाड़ने लगता है। तो उसकी आवाज सुनकर वहाँ पर उसके सभी साथी भी आ जाते हैं और वो पूछते हैं कि आखिर बात क्या है। तो जेकब उन सभी को बताता है बेला जो कि एक इंसान थी, उसने ह्यूमन फॉर्म में एक वैम्पायर के साथ इंटीमेट होकर बहुत गलत किया है, और अब वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और उसका बच्चा बहुत ही जल्दी बड़ा हो रहा है। वो सिर्फ 14 दिन में 9 मंथ्स प्रेग्नेंट हो चुकी है, और वो अब एक ऐसी स्टेज पर आ चुकी है जहाँ पर डिलीवरी किसी भी टाइम हो सकती है। इस बात पर उसके सारे दोस्त काफी गुस्सा हो जाते हैं, और वो जेकब से कहते हैं कि उसके पेट में एक शैतान पल रहा है, और हम नहीं चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी या फिर हमारे लोगों पर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आए। इसलिए हम अभी जाते हैं और पूरी कार्लाइल फैमिली और साथ ही उस बेला के पेट में जो बच्चा पल रहा है उसे भी जान से मार देंगे। लेकिन यहाँ पर जेकब को इनकी बातों पर काफी गुस्सा आता है और वो उस पूरी टीम से लड़ जाता है, और साथ ही उन्हें कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम बेला को या फिर कार्लाइल फैमिली को नुकसान नहीं पहुँचाओगे। और वहाँ से जेकब वापस से कार्लाइल फैमिली के पास में आ जाता है। तब हम देखते हैं कि बेला को काफी दिन हो चुके होते हैं, उसने कुछ भी खाया पिया नहीं होता है, और इसी वजह से उसकी हेल्थ काफी ज्यादा डाउन हो चुकी होती है। तब जेकब कहता है कि शायद ये खून पीना चाहे, उसके अंदर जो बच्चा पल रहा है, क्योंकि वो एक वैम्पायर है तो मे बी उसको खून की जरूरत हो। और तब कार्लाइल एक ओ नेगेटिव खून की बोतल में से कुछ खून निकालते हैं और गिलास में देते हैं बेला को पीने के लिए। जब बेला उसे पीती है तो वो कहती है कि इट्स टेस्ट गुड, यानी कि उसके अंदर जो बच्चा है उसे खून चाहिए होता है। इसलिए जेकब और एडवर्ड काफी बार बैंक ब्लड में जाकर वहाँ से ब्लड की बोतलें और वहाँ से ब्लड की थैलियां निकाल कर लेकर आते हैं, लेकिन काफी दिन बीत जाने के बाद में भी बेला की प्यास शांत नहीं होती।
और एक दिन ऐसा आता है जब उसका डिलीवरी टाइम आने वाला होता है और तब हम देखते हैं कि सारा खून खत्म हो चुका होता है। तब जेकब ये समझ जाता है कि खून को लेने के लिए हमें किसी और हॉस्पिटल में जाकर वहाँ से ब्लड बैंक से वहाँ का ब्लड निकालना पड़ेगा, लेकिन हमें जंगल के रास्ते होकर जाना पड़ेगा। और यहाँ पर ये प्रॉब्लम आएगी कि मेरे सभी साथी जो कि भेड़िए हैं, अगर वो आपको उस रास्ते से जाता देखेंगे तो वो आप पर हमला जरूर करेंगे। इस बात को ध्यान में रखकर जेकब अपने कुछ दोस्तों को अपने पास बुलाता है और उन्हें कहता है कि दोस्तों, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हुई है जो मैंने कार्लाइल फैमिली का साथ दिया। एक्चुअली वो इन सभी का ध्यान भटका रहा होता है ताकि पीछे से कार्लाइल और उनकी पत्नी वहाँ से निकलकर एक दूसरे ब्लड बैंक में जाए और वहाँ से ब्लड लेकर वापस आए। लेकिन ये सारी बात उसके दोस्त समझ जाते हैं कि वो हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है और वो हमें चकमा देने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि घर में बेला खड़े होकर जब खून पी रही होती है क्लास में, तो उसका पैर थोड़ा सा स्लिप हो जाता है और वो मुड़कर गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और वो जमीन पर गिर जाती है। हम देखते हैं कि जमीन पर गिरने की वजह से अंदर जो बच्चा है वो सफोकेट हो रहा होता है। इसलिए सभी डिसाइड करते हैं कि हम एक सर्जरी के थ्रू बेला की डिलीवरी करेंगे और उस बच्चे को बाहर निकालेंगे। जब वो सर्जरी के थ्रू बेला का बच्चा बाहर निकाल रहे होते हैं तो उस वक्त हम देखते हैं कि बच्चा तो ठीक सलामत बाहर आ जाता है, लेकिन बेला वहाँ पर दम तोड़ने लगती है। और हम देखते हैं कि एडवर्ड बेला को बचाने के लिए काफी कोशिश करता है। वो उसके हाथ पर काटता है, उसके गले पर काटता है, उसकी टांग पर काटता है और अपना जहर डालने की कोशिश करता है, लेकिन बेला कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। फिर वो एंड में एक ड्रॉर से एक इंजेक्शन निकालता है और उसके सीने में डाल देता है। तब जेकब पूछता है कि आखिर ये क्या है, तो एडवर्ड बताता है कि ये मेरा जहर है, ये इसे जितना जल्दी हो सकेगा इसे वैम्पायर बना देगा, क्योंकि वैम्पायर्स की हीलिंग पावर बहुत ही अच्छी होती है। अगर ये वैम्पायर बन जाती है तो ये वापस से ठीक हो जाएगी। उस बीच में हम देखते हैं कि जेकब, जिसे लगता है कि ये सारे झगड़े की जड़ वो बच्ची है, अगर हम उसे ही मार दें तो ये सारा झगड़ा यहाँ पर खत्म हो जाएगा। लेकिन जब वो अपनी आंखों से उस बच्ची की आंखों में देखता है तो उसे फ्यूचर नजर आता है। वो देखता है कि किस तरीके से बच्ची बड़ी हो रही है, पहले 3 साल से 8 साल, 8 से 12, 12 से 15 और फिर 15 से 18। जेकब को उस बच्ची की नजरों में उसका एक फ्यूचर नजर आ रहा होता है और वो देखता है कि किस तरीके से वो कितनी जल्दी बड़ी हो रही है। और तब जेकब ये डिसाइड करता है कि वो अब उस बच्ची को नहीं मारेगा और वो वापस नीचे जाकर अपने सभी दोस्तों से कहता है कि ये बच्ची किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तभी सारे के सारे वेयरवुल्व्स यानी कि सारे भेड़िए आ जाते हैं और वो जेकब से लड़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि पीछे से एडवर्ड और पूरी कार्लाइल फैमिली आ जाती है और वो भी वैम्पायर बनकर उन सभी भेड़ियों का सामना करते हैं। हम देखते हैं कि उन भेड़ियों और वैम्पायर्स के बीच में एक बहुत ही क्लासिक फाइट होती है। लेकिन तब जेकब वहाँ पर अपने साथियों को बताता है कि रेनेस में कोई भी घातक वैम्पायर या फिर हमारे लिए कोई हानिकारक चीज नहीं है। वो एक इंसानी और एक वैम्पायर के मिले जुले खून का मिश्रण है। वो एक बच्चा है जो कि इंसानी रूप में पैदा हुआ है। हमें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है और साथ ही वो किसी भी तरीके का आतंक नहीं फैलाएगा। और साथ ही मैंने उसकी आंखों में उसका फ्यूचर देखा है कि वो कितनी जल्दी बड़ी होगी और यहाँ तक कि मेरी छाप भी अब उस लड़की पर पड़ चुकी है। जैसा कि भेड़ियों का एक रूल होता है, जब वो अपनी छाप किसी पर छोड़ देते हैं तो उसकी रक्षा की जिम्मेदारी हमेशा उसके लिए बन जाती है। और अब मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई भी रेनेस्मी को नुकसान पहुंचाए। ये झगड़ा यहीं पर खत्म कर दो और यहाँ से चले जाओ। हम देखते हैं कि सारे भेड़िए वहाँ से जा चुके हैं और वापस से पूरी कार्लाइल फैमिली बेला के पास आती है और उसे देखती है। तब हमें दिखता है बेला का बच्चा, जिसका नाम अभी तक उन्होंने डिसाइड नहीं किया होता। एक्चुअली बेला ने ये डिसाइड किया था कि अगर लड़का होता तो वो उसका नाम एडवर्ड और जेकब उन दोनों को मिलाकर ईजे रखती, लेकिन अगर लड़की होती तो वो अपनी माँ रिनी रैम्सी को मिलाकर रिनेस में रखा जाएगा। और हम देखते हैं कि बेला की एक बेटी होती है तो इसी वजह से उसका नाम रेनेस में रखा जाता है। और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि एडवर्ड ने जो वैनम बेला के अंदर इंजेक्ट किया था वो अपना काम दिखाना शुरू कर देता है। सबसे पहले तो वो वैनम उसके खून में मिलकर उसकी जो रीढ़ की हड्डी टूटी थी उसे जोड़ देता है और साथ ही उसके जो टिश्यूज फटे थे यानी कि जो उसकी मांसपेशियां फट चुकी थी वो उसे जोड़ देता है। और देखते देखते सारा खून बदलने लगता है। हम देखते हैं कि पहले जो गाल पिचके हुए थे वो गाल वापस से भर जाते हैं, आंखें जिन पर गड्ढे थे वो गड्ढे सारे भर जाते हैं और बाल जो कि पहले काले हुआ करते थे अब उनमें हल्का सा रेडिश कलर मिक्स होने लग गया है। और तब हम देखते हैं कि बेला की आंखें खुलती है और वो लाल रंग की होती है, यानी कि अब हमें पता चल चुका है कि बेला अब एक वैम्पायर बन चुकी है। ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। गाइज, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं।